हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी, जिसमें हमने बायोलॉजी का पहला चैप्टर यानी कि लाइफ प्रोसेसेस को अच्छे से समझकर कंप्लीट कर लिया है। और अब इस लेक्चर से हम शुरू करेंगे बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर, जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या है। हमारा आज का पहला टॉपिक होगा मूवमेंट्स। इस टॉपिक में हम देखेंगे अलग अलग टाइप की मूवमेंट्स को। और इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक होगा नीड फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस टॉपिक में हम समझेंगे मूवमेंट्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है मूवमेंट्स। और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर समझाया हुआ है। तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में समझा था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं। और ये प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सस्टेन करने में यानी कि उनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही हमने समझे थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जैसे कि मूवमेंट्स। मूवमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। सो मूवमेंट इज ऑफन सीन एज अ साइन ऑफ लाइफ। जो मूवमेंट है उसको लाइफ का एक साइन देखा जाता है, लाइफ का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखा जाता है। और जो मूवमेंट्स होती हैं वो भी अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे सम मूवमेंट्स which occur due to growth। जैसे कुछ मूवमेंट्स होती है वो ग्रोथ की वजह से होती हैं। क्या आप कोई ऐसी मूवमेंट का एग्जाम्पल दे सकते हैं? चलिए मैं देती हूँ। जैसे जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। जो सीड है जब जर्मिनेट करता है तो वो भी मूवमेंट शो करता है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब सीड धीरे धीरे जर्मिनेट करता है यानी कि जो सीडलिंग है वो धीरे धीरे प्लांट में ग्रो करता है, तो उसके सराउंडिंग में जो सॉइल है वो उसको हटाता रहता है, रिमूव करता रहता है। और वो भी एक टाइप की मूवमेंट है। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ का सेकेंड एग्जाम्पल है प्लांट ग्रोइंग टुवर्ड्स सनलाइट। जो प्लांट है वो सनलाइट की तरफ ही ग्रो करते हैं। अब जैसे अगर हम एक कोई डार्क रूम लेते हैं और उसमें एक प्लांट रख देते हैं, और उस डार्क रूम में एक विंडो प्रेजेंट होगी जिसमें से सनलाइट आएगी, तो कुछ दिनों बाद हम नोटिस करेंगे जो प्लांट है वो सनलाइट की तरफ ग्रो करना शुरू कर देगा, यानी कि सनलाइट की तरफ बेंड हो जाएगा। तो वो भी एक टाइप की मूवमेंट है जो ग्रोथ की वजह से हुई है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, एक बिल्ली है जो चूहे के पीछे भाग रही है, या फिर मेरे हैंड्स जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं, तो क्या ये मूवमेंट्स ग्रोथ की वजह से हैं? नहीं, कुछ ऐसी भी मूवमेंट्स होती है जो ग्रोथ की वजह से नहीं होती। सो मूवमेंट्स विच आर नॉट लिंक्ड टू ग्रोथ। कुछ ऐसी भी मूवमेंट्स होती है जो ग्रोथ की वजह से नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अ कैट रनिंग और चिल्ड्रन प्लेइंग। कोई बिल्ली है जो भाग रही है, या फिर कुछ बच्चे हैं जो प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, तो ये सारी वो मूवमेंट्स हैं जो ग्रोथ की वजह से नहीं होती, जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होती। तो अलग अलग टाइप की मूवमेंट्स होती हैं, कुछ ग्रोथ रिलेटेड होती हैं और कुछ ग्रोथ रिलेटेड नहीं होती। बट ये जो मूवमेंट्स है ये होती ही क्यों है, चलिए देखते हैं। मूवमेंट्स हेल्प ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस। जो मूवमेंट्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करती है, मदद करती है उनके एनवायरमेंट में हो रहे चेंज से रिस्पॉन्ड करने में। अब इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ, चलिए सबसे पहले समझते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस का क्या मतलब होता है। एनवायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग, और एनवायरमेंटल चेंजेस का मतलब होता है वो चेंजेस जो हमारे सराउंडिंग में हो रहे हैं। तो मूवमेंट्स हमें हेल्प करते हैं हमारे एनवायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको रिस्पॉन्ड करने में, उनसे रिस्पॉन्स करने में। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर कोई बिल्ली है, उसकी सराउंडिंग में चूहा आ गया, तो बिल्ली चूहे के पीछे भागेगी। तो यानी कि जो कैट भागी है, जो बिल्ली भागी है चूहे के पीछे, वो भी एक टाइप की मूवमेंट है। और वो मूवमेंट क्यों हुई? वो मूवमेंट इसीलिए हुई क्योंकि उसके एनवायरनमेंट में एक चेंज हुआ
और वो चेंज था कि जो चूहा है वो उसकी सराउंडिंग में आ गया। सिमिलरली जो चूहा है वो बिल्ली को देखकर भागेगा, तो वो भी मूवमेंट है जो हुई है उनके एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से। सो मूवमेंट्स एनवायरमेंटल चेंजेस से रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करती हैं, इसीलिए मूवमेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत जरूरी है। इस टॉपिक में हमने समझा मूवमेंट दो टाइप की होती है, ग्रोथ रिलेटेड एंड नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ। और मूवमेंट एक टाइप का रिस्पॉन्स है एनवायरमेंटल चेंजेस से। तो आई होप अब आपको टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक मूवमेंट्स कंप्लीट होता है। और हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है नीड फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये टॉपिक आपकी बुक में यहाँ पर समझाया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, मूवमेंट एक रिस्पॉन्स है एनवायरमेंटल चेंजेस में, और ये मूवमेंट्स बहुत जरूरी होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। सो मूवमेंट्स अकर फॉर सर्वाइवल और बेनिफिट। जो मूवमेंट्स होती है वो होती है या तो सर्वाइवल के लिए या फिर फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए। जैसे हम एक कैट और रैट का ही एग्जाम्पल लेते हैं। कैट अगर भागेगी नहीं, बिल्ली अगर चूहे के पीछे नहीं भागेगी, तो वो चूहे को नहीं पकड़ पाएगी, जिस वजह से वो फूड को ऑब्टेन नहीं कर पाएगी। और अगर चूहा भागेगा नहीं बिल्ली से, तो वो मर सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। इसीलिए रैट में जो मूवमेंट हो रही है वो सर्वाइवल के लिए है, और कैट जो भाग रही है वो भाग रही है अपने बेनिफिट के लिए। सो मूवमेंट्स बहुत जरूरी होती हैं, वो हमें सरवाइव करने के लिए भी जरूरी होती है, और साथ ही हमारे बेनिफिट के लिए भी होती है, हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं। अब चाहे कोई भी मूवमेंट हो, वो हो रही है हमारे इन्वायरमेंट में हो रहे चेंजेस की वजह से। अलग अलग टाइप की मूवमेंट्स होती हैं अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंटल चेंज के लिए। रिस्पॉन्सेस आर स्पेसिफिक टू अ स्टिमुलस। जो रिस्पॉन्स है वो स्पेसिफिक होते हैं स्टिमुलस के। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, जो मूवमेंट है वो एक टाइप का रिस्पॉन्स है इन्वायरमेंट में हो रहे चेंजेस से। बट ये स्टिमुलस का क्या मतलब होता है? स्टिमुलस का मतलब होता है इन्वायरमेंटल चेंज, यानी कि ट्रिगरिंग फैक्टर जिसकी वजह से मूवमेंट हुई है। अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है, तो वो स्टिमुलस की तरह काम करेगा, वो ट्रिगरिंग फैक्टर की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मूवमेंट करेगी, मूव करेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर हमारे सराउंडिंग जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाए, यानी कि हमारे सराउंडिंग में बहुत ज्यादा ठंड हो जाए, तो हमारी बॉडी ठंड होने की वजह से शिवर करेगी, यानी कि कांपने लग जाएगी। और वो शिवरिंग ऑफ बॉडी जो है वो एक टाइप की मूवमेंट है। और यहाँ पर जो ट्रिगरिंग फैक्टर है, जो स्टिमुलस है, वो है कोल्ड टेम्परेचर जो हुआ है हमारे एनवायरनमेंट में। यहाँ पर जो कोल्ड टेम्परेचर है वो स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है, जिस वजह से हमारी बॉडी ने जो रिस्पॉन्ड किया है वो किया है शिवरिंग से, जो है एक टाइप की मूवमेंट। अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंटल चेंज के लिए, यानी कि अलग अलग टाइप के स्टिमुलस के लिए होती है अलग अलग टाइप की मूवमेंट्स। बट अगर हमारी बॉडी ठंड में शिवर ना करे, यानी कि अगर कोल्ड टेम्परेचर से रिएक्ट करके बॉडी में शिवरिंग ना हो, तो हमारी बॉडी में हीट जनरेट नहीं होगी, जिस वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर ड्रॉप कर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और हमें हार्म हो सकता है। इसीलिए एक स्टिमुलस से करेक्ट रिस्पॉन्स करना भी जरूरी है। अ करेक्ट रिस्पॉन्स रिक्वायर्स रिकॉग्नाइजिंग द स्टिमुलस। एक करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए स्टिमुलस को रिकॉग्नाइज करना, पहचानना भी बहुत जरूरी है। अब जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में समझा था, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में हर एक फंक्शन के लिए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू या फिर ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर स्टिमुलस को करेक्ट रिकॉग्नाइज करने के लिए भी प्रॉपर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। Multicellular organisms possess specialized tissues that control and coordinate movements. Multicellular organisms में specialized tissues होते हैं जो इन movements को control और coordinate करते हैं। अब चलिए इस point को एक example से समझते हैं।
जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में सलाइवा सिक्रीट होता है, और जैसा कि हम पिछले चैप्टर में समझ चुके हैं, सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। और जैसे ही हम फूड का इंटेक करते हैं, उसको च्यू करते हैं, वैसे ही स्टमक में HCl सिक्रीट होता है, यानी कि गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं। लेकिन अगर जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट ना करें, यानी कि आपस में मिलकर काम ना करें, तो टाइम पर सलाइवा भी सिक्रीट नहीं होगा, और साथ ही जो स्टमक है वो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट नहीं कर पाएगा। और जैसा कि हमें पता है, जो फूड है वो माउथ से स्टमक तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है ईसोफेगस के थ्रू। लेकिन अगर ईसोफेगस टाइम पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ना करे, तो जो फूड है वो माउथ से स्टमक तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए जो मूवमेंट्स होती हैं उनको प्रॉपर कंट्रोल और आपस में कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी होता है। और कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो यानी कि ये जो टिश्यूज हैं ये हमारी ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, इनकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं, और साथ ही हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को आपस में मिलकर फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। अगर सपोज हम अपनी सराउंडिंग में कोई डेंजरस एनिमल देख लें, सपोज स्नेक अगर हमें दिख जाए, तो हमारी बॉडी में रिलीज होता है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और उस वजह से हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनमें ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, और हमारी बॉडी में बनती है एनर्जी, जिसकी वजह से हम उस एनिमल से दूर भाग पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। अब अगर ये एड्रेनलिन हार्मोन टाइम पे रिलीज ना हो और हार्ट जो है वो पंपिंग फास्ट ना करे, यानी कि जो हार्मोन और हार्ट है वो कोऑर्डिनेट ना करें आपस में, तो हम मूवमेंट ढंग से नहीं कर पाएंगे और हमारी बॉडी को हार्म होगा। इसीलिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत जरूरी है। अब ह्यूमंस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं दो सिस्टम्स, जो है नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने दो पिक्चर्स ली हैं। यहाँ पर पिक्चर है नर्वस सिस्टम की जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर पिक्चर है एंडोक्राइन सिस्टम की जो मेल और फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट होता है। और इस चैप्टर में हम नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में डिटेल में समझेंगे कि वो कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। तो इस टॉपिक में हमने समझा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स का क्यों जरूरी है और वो कौन से सिस्टम्स कराते हैं। आई होप अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हमारा सेकंड टॉपिक नीड फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने समझा मूवमेंट्स अलग अलग टाइप्स की होती हैं, और मूवमेंट्स हमें हेल्प करती है हमारे इन्वायरमेंट में हो रहे चेंज से रिस्पॉन्ड करने में। और मूवमेंट्स को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं दो सिस्टम्स, जो है नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम्स, जिनके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम समझेंगे एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक को। थैंक यू।